ऋषि, यस सर। तेरे को कोई डाउट था क्या मेरे से? नहीं सर, वो क्लास क्लैश हो रही थी इसलिए फोन किया था, वो सॉल्व अच्छा हो अच्छा, गया सर। कुछ नहीं, सही। अच्छा अच्छा, अभी कल हमने मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट ये सब पढ़ लिया था, ठीक है ना? अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड, क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड जो है ईडीटीए, चार्ज है -4। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट, ये इथाइलिन डायमीन था, ये इथाइलिन डायमीन है, बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल। अब इसमें चारों एच हटा करके, चारों एच हटाए और लगा दिया एसीटेट ग्रुप, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, ऐसे ही CH2COO नेगेटिव। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट, ईडीटीए चार्ज -4, ईडीटीए चार्ज, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट ईडीटीए, और चार्ज आएगा -4। अब ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसमें ये डोनर एटम, तो ये डोनर एटम, ये डोनर एटम, ये डोनर एटम, एन यहाँ डोनर एटम, एन यहाँ डोनर एटम। तो ये इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या? अच्छा, अगर मैं इसके 3 एच हटाऊं, जैसे 2 एच यहां से हटा दिए और इधर 1 एच रहने दिया, यहां लगा दिया 2 एच हटा करके CH2COO नेगेटिव होल ट्वाइस, और यहाँ CH2COO नेगेटिव, तो इसे बोलेंगे ईडीटीए बोलेंगे, लेकिन इथाइलिन डायमीन ट्राई एसिडेट, और चार्ज -3। कम यूज होता है ये, मेन हमें यूज करना है ये ईडीटीए हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसमें आता है कि कौन कौन से डोनर एटम्स है इसके अंदर, तो 4 डोनर एटम्स है इसके अंदर, 4 नेगेटिव ऑक्साइड आयन है और 2 नाइट्रोजन है। ईडीटीए चार्ज -4, और ये यूज होता है कहाँ पे? हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए कैल्शियम 2+ के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये बना देगा CaEDTA और चार्ज -2, ये ऐसे ही Pb2+, चार्ज -2। ये आएगा इसमें, ये आ जाएगा इसमें, सही ना? तो लेड की पॉइजनिंग को दूर करने के लिए, क्लियर, लेड की पॉइजनिंग को दूर करने के लिए एक तो, सही ना, लेड की पॉइजनिंग को दूर करना है, और दूसरा हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है, कैल्शियम 2+ हो या मैग्नीशियम 2+ हो, तो उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना करके अलग कर सकता है। सॉलिडिटी में डिफरेंस होता है, सॉलिडिटी प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है इन कॉम्प्लेक्सेस की, इसलिए अलग कर सकते हैं बाकी आयंस के साथ जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। या लेड की पॉइजनिंग को दूर करना है तो ईडीटी यूज करेंगे, ये पॉइंट याद रखना, सही है? अब जैसे इसका क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, वो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम ट्राई करोगे एक बार, देखते हैं कि कौन निकाल पाता है उसका आंसर। ट्राई करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आया था COEDTA चार्ज -2, COEDTA चार्ज -2। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आया आईआईटी के अंदर, क्वेश्चन बोला इसके अंदर कि इसके अंदर एंगल NCOO, ये वाले एंगल कितने हैं, ये वाले एंगल कितने हैं? तो एक ये क्वेश्चन बताएंगे, और एक बताएंगे कि एंगल NCOO 180 डिग्री वाले एंगल कितने हैं, बना के स्ट्रक्चर बना करके। देखते कौन करेगा, ये जल्दी से ट्राई करना है इसको, जल्दी से इसको ट्राई करना है।
चलो युविका ने आंसर दे दिया, और किसी ने किया क्वेश्चन? चलो नोट करना है इसको फिर। वेदांत का आंसर बिल्कुल सही है। देखो इधर COEDTA चार्ज -2 है, हमें पता है EDTA जो है हेक्साडेंटेड लिगेंड है ना, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो देखेंगे, ध्यान देंगे, CO लिया, हाँ विधि का भी सही है, CO ले लिया, और EDTA इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा, पहले तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, CO के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। अब ये CH2N CH2N N लोन पेयर दे रहा है, एक दे देंगे, यहां से लोन पेयर दे रहा है, ये यहां से लोन पेयर दे रहा है, ये दिखा दिया। अब CH2CO नेगेटिव, एक CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये लोन पेयर दे रहा है एक, दूसरा CH2C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, दूसरा एसिड आयन, ऐसे ही इधर CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इस तरह से देखना तुम्हें। अब तुम्हें एंगल ढूंढने ये वाले, NCOO, सही ना, NCOO, देखो ये इस वाले एक एंगल को पकड़ लिया मैंने, NCOO एक एंगल, NCOO दो एंगल, NCOO तीन एंगल, NCOO चार एंगल, तो चार आ गए इससे, ऐसे ही इसेंस से आ जाएंगे, ऐसे ही इसेंस से आ जाएंगे, तो टोटल एंगल NCOO वाले 8 होंगे, और 180 डिग्री वाले सिर्फ दो ही हैं, देखो ध्यान देना, 180 डिग्री वाले, एक ये 180 डिग्री वाला और एक ये 180 डिग्री वाला, दो हैं 180 डिग्री वाले, सही ना, 180 डिग्री वाले दो हैं। डाउट किसी को इसमें? अब किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? एक बार हैंड सीज करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। चलो ये सबको क्लियर, कनेश, श्रुतिका, मयंक, विधि, विधि वर्मा, कशिश, अखिलेश, प्रथम, युविका, मुकुल, निहारिका, काजल, अनन्य, ऋषि, सुधांशु, सम्यक, रितिका, सिद्धि, छवि, प्रियांशी, वेदांत, हिमांशु, कृष्णा, देवांशी, हर्षित। चलो ये सबको क्लियर हो गया। अच्छा अब ये तुम्हें समझ आ गया ना, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक अब, और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बहुत, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहले लिखेंगे जो मैं बता दूंगा तुम्हें, चिलेटिव लिगेंड्स क्या होते हैं।
चीलेटिंग लिगेंड या कॉम्प्लेक्सेस? तो चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? अगर लिगेंड ऐसा है कि वो 5 या 6 मेंबर की रिंग बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो एग्जांपल तुम देख चुके हो बहुत सारी। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेंगे इसमें, मान लो ये ले लिया COEN होल ट्वाइस, EN होल थ्राइस ले लिया, COEN होल थ्राइस 3+। तो COEN होल थ्राइस, इसमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, क्योंकि EN जो है बाइडेंटेड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 है, तो इसको दिखा सकते हैं। जैसे मैंने CH2NH2, EN मतलब CH2NH2 CH2NH2, ये बन गई 5 मेंबर की रिंग। ये EN को शो करने का तरीका एक है। दूसरा तरीका ये EN को शो करने का, डायरेक्ट EN लिखा, बाइडेंटेड है इसलिए ऐसे दिखा दिया। तीसरा तरीका EN को शो करने का ये रहा। तुम एक ही तरीके से शो करना है पेपर में, ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ये। तो ये 5 मेंबर की रिंग अगर बन रही है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। 5 मेंबर रिंग में मैंने कल भी बताया था तुम्हें, 5 मेंबर रिंग में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर 6 मेंबर रिंग में जिसमें कंजुगेशन होगी, फिर 6 मेंबर रिंग विदाउट कंजुगेशन। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्सेस का। तो चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इफ ए लिगेंड हैपेंस टू बी सच दैट इट फॉर्म्स 5 और 6 मेंबर रिंग विद द सेंट्रल एटम, then that ligand is called a chelating ligand and the corresponding complex as chelating complex। ये पता होना चाहिए। अब इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एक तो, chelating complexes are more stable as compared to other complexes, जनरली ऐसा होगा। chelating ligand ज्यादा स्टेबल होंगे as compared to other complexes, chelating complexes। दूसरा पॉइंट, अगर लिगेंड के अंदर, ध्यान देना, अगर लिगेंड के अंदर डेंटिसिटी ज्यादा है, लिगेंड्स विद ग्रेटर डेंटिसिटी फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ज्यादा डेंटिसिटी है तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस, एक लिगेंड के अंदर ज्यादा डोनर एटम्स हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स की, जैसे EDTA। ये तरीका बता दिया मैंने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ाने का। और दूसरा तरीका, स्टेबिलिटी कम कब होगी? अगर लिगेंड के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस है, अगर लिगेंड में बड़े ग्रुप्स हैं, लिगेंड्स विद लार्जर ग्रुप्स, वो क्या कर देंगे? डिस्टेबलाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो पहले तो लिख देंगे कि चेलेटिंग कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, और एक तरीका लिखेंगे जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक तरीका लिखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लार्जर लिगेंड में अगर लार्जर ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप, बड़े एल्काइल ग्रुप है, तो उसमें रिपल्शन होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमारे चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस की फीचर्स थे। 3 फीचर बताए हैं, एक स्टेबिलिटी बढ़ाने का, एक तो स्टेबल होंगे ही ऑलरेडी, एक स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, एक स्टेबिलिटी कम कैसे होगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस भी 3 है, सिर्फ नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस जैसे एक तो ये, जैसे मैंने कल तुम्हें बताया भी था शायद, निकल 2+ का एस्टिमेशन, मतलब आयंस का एस्टिमेशन में यूज होता है। आयंस का जब एस्टिमेशन होता है, जैसे निकल 2+ का, क्लोरोफिल है तो मैग्नीशियम 2+ का, कॉपर 2+ का, कोबाल्ट 2+ का, इन आयंस के एस्टिमेशन में, इन आयंस के एस्टिमेशन में कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो ये एक हो गया, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो ये एक चीज है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा एक है इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स। अगर लेंथेनॉइड्स को और एक्टिनॉइड्स को हमें अलग अलग करना है, लेंथेनॉइड्स को और एक्टिनॉइड्स को अलग करना है, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, उसमें यूज होता है ये। और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, हार्ड वाटर को अगर सॉफ्ट बनाना है तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो ये तीन इसकी इंपॉर्टेंस है, ये भी करना तुम्हें। ये 3 क्या इसकी इंपॉर्टेंस। इसके अलावा मैंने तुम्हें फिर ये बताया इसके अंदर, हाँ, एक लिगेंड्स है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए। नॉन क्लासिकल, देखो लिगेंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स हैं, इसको जनरली हम क्या करेंगे, मैं बाद में डिटेल में भी लूंगा, अभी मैं सिर्फ हिंट दूंगा इसका। एक ये होता है पाई एसिड लिगेंड, जनरली पाई एसिड, पाई एसिड बोल दिया तो पाई एक्सेप्टर और पाई लिगेंड्स। पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर और पाई लिगेंड्स, पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर और पाई लिगेंड्स। तो ये है इसमें। अब ये होते क्या है पाई नॉन क्लासिकल लिगेंड? देखो लिगेंड का मेन काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। लिगेंड का मेन काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को, ये कोई मेटल आयन है, सेंट्राइज मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए लिगेंड ने और बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में।
मेन काम इसका यही है, लिगेंड्स का मेन काम है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना सेंट्रल एटम, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना सेंट्रल एटम, यही इसका मेन काम है। लेकिन अगर लिगेंड ऐसा है उसके पास खाली जगह है, खाली जगह है, जैसे खाली जगह में जैसे p ऑर्बिटल खाली है या d ऑर्बिटल खाली है, या उसके पास पाई स्टार वेकेंट है, पाई स्टार वेकेंट है, या कई एक एक आध केस में सिग्मा स्टार भी वेकेंट होता है, जैसे H2 का केस है, स्पेशल केस है H2 का, जिसमें सिग्मा स्टार वेकेंट होता है। ये हम करते हैं क्या कहते हैं हेबर्स प्रोसेस वगैरह में। तो ये मेन तीन है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के खाली है, पी सबशेल खाली है, डी सबशेल खाली है, या पाई स्टार वेकेंट है। उस केस में नॉन क्लासिकल लिगेंड्स आते हैं। तो उस केस में लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन जैसे ये लिगेंड है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा भी और अपनी खाली जगह में फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। और अभी हमने कौन से करने हैं, मेनली पाई एसिड और पाई एसेप्टर, पाई एसिड और पाई एसेप्टर लिगेंड, पाई एसिड और पाई एसेप्टर लिगेंड। तो पाई एसिड और पाई एसेप्टर लिगेंड में ध्यान देंगे, पाई एसिड और पाई एसेप्टर लिगेंड, इसके अंदर है जैसे मेटल, कोई भी है मेटल है, ये मेटल लिया और ये लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, स्ट्रक्चर सबको पता होगा इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर सबको पता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बीच में, इसमें लोन पेयर होगा कार्बन के पास जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वेकेंट होंगे, पाई स्टार की शेप ये थी, ये पाई स्टार वेकेंट है, ये लोन पेयर है, इसका फील्ड लिख देना इसको। अब मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल भी होगा और भरे हुए डी ऑर्बिटल्स भी होंगे, भरे हुए में ये ले लिया मैंने, ये यहाँ पे खाली है और ये भरे हुए, ये भरा मान लिया। तो इसमें क्या होगा, मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन लेगा सीओ से इलेक्ट्रॉन लेगा, और पाई स्टार जो इसका वेकेंट है, सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सबने पढ़ा हुआ है, पाई स्टार जो इसका वेकेंट है वहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये यहाँ पे बन रहा है सिग्मा बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहाँ बन रहा है पाई बॉन्ड, तो यहाँ बन रहा है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इसलिए ऐसा होगा, मेटल ये इलेक्ट्रॉन लिए पाई, सिग्मा पाई, इस तरह से गिव एंड टेक, और इस गिव एंड टेक को हम सिनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं। सिनर्जिक इफेक्ट, दोनों का सेम काम है, मेटल और कार्बन के बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना, सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं इसको। बोथ आर एमिंग टुवर्ड्स द सेम गोल, दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है, क्या कि मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना, सिनर्जिक इफेक्ट। बोथ आर एमिंग टुवर्ड्स द सेम गोल, गिव एंड टेक, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन और ले रहा है इलेक्ट्रॉन, सिनर्जी, सही ना। तो ये वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन जो किया, इसमें क्वेश्चन जैसे आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ, ये एक बार हैंडसेस करेंगे जिसको समझ आ गए, पाई एसिड और पाई सेप्टर और पाई लिगेंड्स। एक छोटा सा एग्जांपल ये है, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, क्लासिकल लिगेंड्स ना बड़ा टॉपिक है वैसे, ये पूरा ये बड़ा टॉपिक है, हो सकता है लेक्चर्स किसी ने पढ़े भी हो। प्रथम, कशिश, युविका, कृष्णा, अखिलेश, कनिष्क, निहारिका, सुधांशु, श्रुतिका, नित्या, मुकुल, रितिका, मयंक, विधि, सिद्धि, विधि अग्रवाल, ऋषि, हर्षित, छवि, काजल, सम्यक, देवांशी। चलो ये तुम्हें क्लियर हो गया इसका मतलब। किसी को डाउट है दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो, ये आगे बहुत यूज होगा। अब इसका क्वेश्चन जैसे आया ना आईआईटी में 2007 में क्वेश्चन आया था इसका, और उसी समय नीट में भी क्वेश्चन आया था इसका। नीट में क्वेश्चन क्या आया था कि मेटल है, जैसे FeCO5 के अंदर बोला, FeCO5 के अंदर, FeCO5 में मेटल इन FeCO5 आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा कैरेक्टर है, पाई कैरेक्टर है, सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर है, या बोथ, सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर है या नन। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका क्या आंसर आ जाएगा, सी। हाँ सी, सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर बोथ, सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर बोथ।
अब उसी साल आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था ना इसका, जो आईआईटी में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया सिनर्जी इफेक्ट से रिलेटेड, कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ये बॉन्ड लेंथ है, बोला कि सीओ बॉन्ड लेंथ क्या होगी FeCO5, FeCO5 में CO बॉन्ड लेंथ क्या होगी, FeCO5 में CO बॉन्ड लेंथ क्या होगी। ऑप्शन दे दिया है, जैसे ऑप्शन दे दिया 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग, बी दे दिया 1.75 आर्मस्ट्रॉन्ग, सी 1.15 आर्मस्ट्रॉन्ग, डी 1.118 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आएगा आंसर? सर सी। सी सर प्रथम डी ने प्रथम 1.118 1.118 यानी कम हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। सर सी आएगा जैसे 1. बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जानी चाहिए। हाँ देखो उधर, देखो इसमें मैंने बोला क्या है, FeC के अंदर, FeC के अंदर आंसर क्या आएगा एक बार, FeC का मैंने पूछा, ध्यान रखना चीज का, तो आंसर मैक्सिमम ने सी दिया है, आंसर मैक्सिमम ने सी दिया है, आंसर क्या आएगा तुम्हें इसके अंदर CO बॉन्ड लेंथ, दोबारा सुन लेंगे क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन मैंने, मेरे को लग रहा है मैंने बीच में गलत बोल दिया क्वेश्चन एक बार। देखो CO की बॉन्ड लेंथ है, CO की बॉन्ड लेंथ दे रखी है 1.128 एंगस्ट्रॉम, बोला इसके अंदर CO की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इस कंपाउंड में CO की बॉन्ड लेंथ क्या होगी। देखो इसके अंदर सिनर्जी का इफेक्ट सर लगेगा, इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ी सी थोड़ी सी इंक्रीज होती है बस। थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। रीजन ये चीज है ना, ये इसे लोन पेयर दिया और इसके फील्ड से इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये भी कुछ शिफ्ट होगा, इधर कुछ शिफ्ट होगा, तो इसलिए बॉन्ड क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी हल्की सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 1.15 ज्यादा नहीं बढ़ेगी, यानी बी आंसर नहीं हो सकता कभी भी। और मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, मेटल की और कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया ना, तो मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ये समझ आ गई बात कि नहीं? सर ये 1.15 CO के लिए था क्या? CO के लिए, CO के लिए ठीक है 1.128 अकेले अगर CO प्रेजेंट है उसके लिए है। इस कंपाउंड में CO की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन था, इस कंपाउंड में CO की बॉन्ड लेंथ क्या होगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं? यस। ये क्वेश्चन था, सही ना। ये सिनर्जी के इफेक्ट का एग्जांपल दे दिया मैंने, ये डिटेल में चलना टॉपिक, इसको 2-3 बार मन में बोल लेना। लिगेंड्स लाइक CO और NO, लिगेंड्स लाइक CO, NO, O2, Cn minus, which not only have lone pair electrons to give it to central atom, which not only have lone pair electron to give it to central atom, but also they have anti-bonding vacant pi star molecular orbitals. ये pi star vacant है, where they can accept electrons from filled d orbitals of central atom, from filled d orbitals of central atom, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड एटम्स ऑफ सेंट्रल एटम, तो इसे बोलते हैं पाई बॉन्डिंग लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई लिगेंड्स, पाई लिगेंड्स कहते हैं। ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? ये प्रॉपर लिखना आना चाहिए, एनसीईआरटी में भी दे रखा क्वेश्चन इस टाइप का एक, ligands like CO or NO which not only have lone pair electrons to give it to central atom, but also they have anti-bonding vacant pi star orbitals where they can accept electrons from filled d orbitals of central atom. Such ligands are called as pi acid ligands, and due to this bond between metal and carbon strengthens, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इसकी। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन बढ़ा रहा है, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन बढ़ा रहा है, सिग्मा बॉन्ड। इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। अच्छा यहाँ पे ना सिग्मा बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता ज्यादा, सिग्मा बॉन्ड भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना होना चाहिए। क्यों? सिग्मा बॉन्ड भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना होना चाहिए, क्या रीजन है? बोलना किसी को। वेदांत, सिद्धि, श्रुतिका, रितिका,
ट्राई करो क्या रीजन होगा इसका, सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता जितना होती है इसकी स्ट्रेंथ। काजल, सर sp हाइब्रिडाइज्ड इसलिए। किसने बोला आंसर? सर नित्या। हाँ बिल्कुल सही है नित्य का आंसर, क्योंकि कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उतने इफेक्टिवली देगा नहीं, उतने इफेक्टिवली देगा नहीं आयरन को, इस वजह से सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं होती जितनी इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सिग्मा बॉन्ड formed is weaker than normal sigma bond, sigma bond formed is weaker than normal sigma bond। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करना है EAN रूल। पढ़ लिया सबने ना, ये EAN रूल सबने पढ़ लिया है? EAN रूल सबने पढ़ लिया कि नहीं? EAN रूल और सिडग्विक्स थ्योरी। EAN रूल और सिडग्विक्स थ्योरी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्लियर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल और सिडग्विक्स थ्योरी। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स possessed by transition metal atom in a complex, in a coordination compound या in a complex। total number of electrons, effective number of electrons possessed by transition metal ion in a complex। अगर ये इक्वल टू नॉर्मल गैस है, जैसे इक्वल टू 36 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इनके ज्यादा ही होते हैं, 21 से तो ज्यादा ही होंगे, इसलिए नॉर्मल गैस के इक्वल है अगर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो EAN रूल फॉलो हो रहा है। 36 है, 54 है, 86 है, अगर ये है दैट मींस EAN रूल इज फॉलोड। और EAN रूल फॉलो होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अलग टॉपिक है जिसमें मैं पढ़ाऊंगा ये। EAN रूल फॉलो होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना। 36, 54, 86, 36, 54, 86 इसके क्लोज होना चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन जो है। देन ट्रांजिशन मेटल आयन इज सेट टू फॉलो, दैट कॉम्प्लेक्स इज सेट टू फॉलो EAN रूल और सिडग्विक्स रूल। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया, और इससे अगर मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन 35, चलो एग्जांपल लेंगे तब मैं बता दूंगा। मान लो K4FeCN6 है, K4FeCN6 मैंने बोला इसके अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, क्या आंसर आएगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलो क्या आएगा? सर बोलना 36। किसी को आंसर? हाँ किसने बोला है? सर विधि। हाँ बिल्कुल सही। विधि, विधि कैसे निकाला, जल्दी से बोलो। सर Fe+2 है तो उसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स और एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 नहीं 12 प्लस कर दिए। हाँ बिल्कुल सही है। देखो ध्यान देने का, एक बार मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ। देखो इसमें K4FeCN6 है, K4 यानी 4K प्लस, और ये सॉल्व करेंगे तो 4 + x - 6 = 0, x आ गया +2। x +2 का मतलब है x = आ गया +2। इस +2 का मतलब है कि आयरन के ऊपर चार्ज +2 है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पास 24 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 24 हो गए। अब एक CN जो है 6 इलेक्ट्रॉन देता है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक CN जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन देगा, एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 CN मिलकर 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 24 + 12। कंसेप्ट समझ आ गया होगा। 36 के इक्वल है, दैट मींस पोटेशियम फेरोसाइनाइड विल फॉलो EAN रूल, विल फॉलो EAN रूल। किसी को फॉर्मूला चाहिए इसका तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, EAN का फॉर्मूला। हालांकि फॉर्मूले से करना मत, कंसेप्ट से करना हमेशा। EAN = Z यानी एटॉमिक नंबर, प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस माइनस, जैसे आयरन पे +2 आया था ना, +2 आया था तो माइनस कर देंगे,
माइनस हो जाएगा ना, और प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब तो चाहो तो इसे निकाल सकते हो। जेड की वैल्यू कितनी है 26 माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, CN 6 अटैच है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आंसर आ गया 36। चाहो तो फॉर्मूले से कर लेना, नहीं तो कंसेप्ट से कर लेना। किसी को कोई डाउट है दोबारा पूछना है किसी को, तो 2-3 क्वेश्चन निकाल देंगे। कल मैं कुछ क्वेश्चन ही कराऊंगा इसके अच्छे वाले, अभी तुम्हें सिंपल क्वेश्चन निकालने हैं। जैसे मैंने दिया इसके अंदर से क्वेश्चन लिखेंगे इसके, CONH3 होल 6 3 प्लस CrOX होल थ्राइस 3 माइनस MnCO होल 5। चलो ये 3 निकाल दो पहले, या एक और कर लेते हैं। इसमें तो बताना है इन चारों में से कौन सा ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। AgNH3 होल ट्वाइस Cl, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, तो बताना है कौन सा इसमें से EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है। चलो निकाल लिया सबने आंसर क्या? निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? नित्या, नित्या आंसर निकाल लिया है? यस सर। बोलो नित्या। सर सेकंड वाला नहीं कर रहा है और फोर्थ वाला भी नहीं कर रहा है। हाँ, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। चलो इसमें देखते हैं, इसमें कोबाल्ट पे 3 प्लस चार्ज आएगा, 3 प्लस यानी 27 से 24 हो गया, 24 प्लस 6 इंटू 2 यही निकला 36। यस सर। 36 आ गया, तो ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। CrOX होल थ्राइस, क्रोमियम पे स्टेट आ रही है +3, x माइनस 6 इज इक्वल -3, x आ गया +3, तो क्रोमियम +3 मतलब 21 हो गए, 21 है ना। और एक लिगेंड इसमें कितने इलेक्ट्रॉन देगा? बाइडेंटेड है ना, 4। 4। 4 देगा, तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 इंटू 2 कर दो। एक लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये ऐसे है, CO नेगेटिव CO नेगेटिव, एक ऐसे एक ऐसे, ये बीच में क्रोमियम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये छठे, ये 6 आ गए ना। यहाँ OX मैंने ऐसे दिखा दिया, OX ऐसे भी दिखा सकते हैं, O माइनस O माइनस, ये भी तरीका ध्यान रखना, या फिर OX लिख दो सिंपली। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, तो इसमें आ जाएगा 21 प्लस 6 इंटू 2 यानी 33, 33। MnCO5, MnCO5 25 है Mn, चार्ज इस पे 0 है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 25 प्लस 10 35। समझ आया कि नहीं? है आगे समझ के नहीं है, 35 आएगा।
तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। लास्ट वाला AG, इसका आएगा 47 होता है, चार्ज आया +1, AG पे +1 आ रहा है यहाँ पे, +1 यानी 46 हो गया, 46 प्लस 2 लिगेंड यानी 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 50, ये भी नहीं कर रहा है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नित्य समझ आ गया कि नहीं? यस सर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा नित्य, अभी क्लास है क्या तुम्हारी? यस सर है अभी। चलो अभी मैंने इसलिए एक क्लास ही रख रहा हूँ मैं भी, एक क्लास चलेगी अभी, सही ना? डेली एक क्लास होगी, वेडनेसडे को मैं ज्यादा क्लास दूंगा और सैटरडे संडे भी होता ज्यादा हूँ क्लासेस, तो उसको पढ़ लेना जरूर। अब अगला टॉपिक लिगेंड जरूर ढंग से पढ़ के रखना, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, नेमिंग, IUPAC नेमिंग, सही ना? IUPAC नेमिंग है, पढ़ के रखोगे तो अच्छे से समझ आएगा और आंसर भी कर पाओगे। तो रात को एस ब्लॉक करेंगे खत्म।